ये वीडियो थोड़ी लंबी और कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, तो आप इसे डबल स्पीड पर देख सकते हैं। और बात करते हैं साल 1951 की, जहां पर मुंबई की पॉपुलेशन हुआ करती थी 2.9 मिलियन, लेकिन साल 1961 तक ये पॉपुलेशन बढ़ के 4.1 मिलियन लोगों की हो गई, यानी 30% की ग्रोथ। उसके बाद हर डेकेड मुंबई के अंदर 40% से ज्यादा ग्रोथ हमें देखने मिला इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, और इसके कारण शहर अपने लिमिटेशंस के बाहर जाने लगा। स्पेस कंजेशन, हाउसिंग की दिक्कतें और इसकी वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ के अंदर आने वाला मेजर डिटोरियमेंट, इन चीजों की वजह से लोग मुंबई को प्रेफर करना कम कर रहे थे। इस बात का अंदाजा मुंबई के उस समय की गवर्नमेंट को पड़ गया था। ये वो समय है जब महाराष्ट्र एज अ स्टेट फॉर्म नहीं हुआ था और मुंबई को एज बॉम्बे ही जाना जाता था। और बॉम्बे में 1958 में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी मिस्टर एस जी बर्वे नाम के एक व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि वो एक स्टडी ग्रुप के साथ में कुछ ऐसे प्लान्स बनाए जो सॉल्यूशंस ढूंढ पाए सिटी के कंजेशन को कम करने के लिए, सिटी में जो ओपन स्पेसेस की डेफिशिएंसी है उसको वो कम करे, हाउसिंग शॉर्टेज का कोई सॉल्यूशन निकाले, जो इंडस्ट्रीज का ओवर कंसंट्रेशन हो गया है सदर्न मुंबई के अंदर, उसके लिए वो कोई सॉल्यूशन ढूंढे और मेजर्स रेकमेंड करे। एक साल बाद 1959 फरवरी में यहाँ पर एस जी बर्वे जी की कमेटी ने एक रिपोर्ट दिया, जहां पर कहा गया था कि मुंबई के अंदर अभी डेवलपमेंट जितना होना था वो हो गया है। अभी मुंबई के बाहर थाने क्रीक के उस पार एक रेल कम रोड ब्रिज बनाया जाए और पेनिनसुलर मुंबई के आगे डेवलपमेंट को बढ़ाया जाए। इस प्रपोजल को एक्सेप्ट भी किया गया और तुरंत एक नई कमेटी बनाई गई जिसके हेड थे डी.आर. गाडगिल। इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के तौर पर, और ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियरली लिखा गया था जहां पर लाइंस थी टू फॉर्मुलेट ब्रॉड प्रिंसिपल्स ऑफ रीजनल प्लानिंग फॉर मेट्रोपॉलिटन रीजन्स ऑफ मुंबई, पनवेल एंड पुणे, and to make recommendations for establishment of metropolitan authorities for preparation and execution of such plan। ये दो लाइंस आगे जाकर जो है महाराष्ट्र की जीडीपी और देश की इकोनॉमी के अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस लाने वाली थी, और ये शुरुआत थी कुछ नया एम्बिशियस करने के लिए। इनकी कमेटी ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया। दो मेजर रिकमेंडेशंस इन्होंने किए। पहला ये कि मुंबई के इंडस्ट्रीज का डिसेंट्रलाइज होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आज से 40 साल पहले की बात करें तो मुंबई के अंदर का हम सदर्न एरिया अगर हम बात करें तो सारे मेजर फैक्ट्रीज, सारे मेजर ट्रेडिंग हाउसेस, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सब एक एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड थे। आज भी ऐसा लगता है कि मुंबई के कुछ एरियाज के अंदर ही चीजें कॉन्सेंट्रेटेड है, लेकिन उस जमाने में एक कंडीशन ऐसी बन गई थी कि एक प्योरली रेजिडेंशियल एरिया हुआ करता था जबकि दूसरा प्योरली इंडस्ट्रियल ही। आज मे भी मुंबई के सबर्ब्स में भी बड़ी बड़ी कंपनीज के ऑफिसेस दिख जाएंगे, कांदिवली, बोरिवली, गोरेगांव इन एरियाज के अंदर, लेकिन पहले ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ करता था और इसको कम करने की जरूरत थी। दूसरा रिकमेंडेशन ये दिया गया था कि इस तरीके के कॉन्सेंट्रेशन को कम करने के लिए आगे जाकर कोई भी फोकस्ड डेवलपमेंट ना हो, बल्कि छोटे छोटे सेटलमेंट्स को डेवलप किया जाए जिनकी पॉपुलेशन 2.5 लाख की हो। जनरली देश के किसी भी पुराने शहर को हम देखें तो वहां पर एक प्राइम एरिया होता है जहां पर सारा का सारा आप कह सकते हो हलचल होती है, जीडीपी ग्रोथ वहां से होती है, जबकि बाहर जाते जाते जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ और इकोनॉमी दोनों डाइल्यूट होने लगती है। ये फिर से ना हो, इसके लिए डी.आर. गाडगिल की जो टीम ने रिकमेंडेशन किया वो ये था कि जो भी नया शहर बने उनके अंदर छोटे सेटलमेंट्स बनाया जाए जिनका नाम रखा गया नोड्स। ये नोड्स इस तरीके से हो कि एक दूसरे से वो रैपिड ट्रांजिट यानी कि मेट्रो, रेलवे, इन जैसे किसी चीज से जुड़े हो, और ये सारे नोड्स सेल्फ केपेबल होने चाहिए अपने पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए। फिर चाहे वो स्कूल्स हो, शॉपिंग एरियाज हो, ग्रीन स्पेसेस हो, उनका सीवेज ट्रीटमेंट हो, वहां के अंदर का इंटरनल ट्रांसपोर्ट हो, वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए और शहर के किसी दूसरे एरिया पर डिपेंडेंट नहीं। और इस रिकमेंडेशन को भी एक्सेप्ट किया गया और एक नया एक्ट पास किया गया जिसका नाम था द महाराष्ट्र रीजनल एंड टाउन प्लानिंग एक्ट 1966, और जनवरी 1967 में ये फोर्स में आया और इसके पहले चेयरमैन थे मिस्टर एल.जी. राजवाड़े। इस कमेटी ने तुरंत काम शुरू किया और एक ड्राफ्ट प्लान बना 1970 में जिसे फाइनलाइज किया गया और एक ट्विन सिटी बनाने का प्लान हुआ, मुंबई की ट्विन सिटी। और मुंबई वेस्टर्न हार्बर के दूसरे तरफ में एक क्लस्टर को विजुअलाइज किया गया जहां पर जॉब क्रिएशन हो, इंडस्ट्रीज को शिफ्ट किया जा सके, और इन्हीं मजबूरियों के अंदर का सॉल्यूशन निकालने के लिए काम शुरू हुआ दुनिया की सबसे बड़ी प्लान्ड सिटी बनाने के लिए। 1971 में जब फाइनलाइज चीजें की गई कि हार्बर के उस पार सिटी बनानी है, तब ऑब्वियसली उसको प्लानिंग की जरूरत थी, और 1971 में उस समय पर देश के लीडिंग आर्किटेक्ट और सिटी प्लानर्स चार्ल्स कोरेरा, शिरीष पटेल, प्रवीणा मेहता और आर.के. झा के साथ में मिलकर एक टीम बनाई गई और फॉर्म हुआ सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन या सिडको। सिडको उस जमाने में देश के लिए बहुत यूनिक था क्योंकि इसे बनाया गया था कंपनीज एक्ट के अंतर्गत। उस जमाने में जो भी पीएसयूज हुआ करती थी, जो भी गवर्नमेंट की दूसरी बॉडीज हुआ करती थी, वो
गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स की तरह काम करती थी, कंपनीज की तरह नहीं। जबकि सिडको को एज एन कंपनी एस्टैब्लिश किया गया था, जिसकी वजह से एक शहर बनाने के लिए एक प्राइवेट कंपनी को आप कह सकते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। ऑब्वियसली गवर्नमेंट के अंडर ये थी, लेकिन इसके ऑपरेशंस जो है किसी बिजनेस एंड इंस्टीट्यूशन की तरह रन किए जाने थे। लैंड एक्विजिशन शुरू हुआ। 86 विलेजेस के अंदर से 40,000 एकर्स लैंड सिडको ने खरीदा और सिडको ने 19 नोड्स बनाए। ये नोड्स थे ऐरोली, घनसोली, कोपरखैरने, जूहीनगर, वाशी, तुर्भे, सानपाड़ा, नेरुल, सीबीडी बेलापुर, खारगर, कामोठे, न्यू पनवेल, तलोजा, कलम्बोली, उल्वे और द्रोणागिरी। इसमें से कुछ लैंड जो था वो सॉल्ट पैन लैंड था, कुछ जमीन जो थी वो किसानों की जमीन थी, और ऐसे कर करके हजारों एकर्स ऑफ लैंड जो है सिडको के अंतर्गत आ गया। अब जैसे पहले मिस्टर गाडगिल के प्लान में लिखा गया था कि इन नोड्स के अंदर भी कनेक्टिविटी सबसे मेन चीज बननी चाहिए, और जो पहला डिजाइन बना वो था हर एक नोड के लिए एक रेलवे स्टेशन बनाया जाना और उसके आसपास में कमर्शियल एरियाज का डेवलपमेंट किया जाना। अब ये लाइन बनानी थी, इसके लिए काम शुरू हुआ ब्रिज बनाने के लिए। 1973 में मुंबई के ईस्टर्न समुद्री तट से नवी मुंबई के वेस्टर्न समुद्री तट के बीच में वाशी ब्रिज ओपन हुआ, जो उस समय के लिए एक बड़ी फीट ऑफ इंजीनियरिंग तो थी ही, लेकिन आज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन पॉइंट है। इस ब्रिज के ओपन होने के बाद में सायन पनवेल एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ, जिसे पनवेल तक एक्सटेंड किया गया, लेकिन फिर भी शहर को इतना कोई खास रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा था। 1980s से लेकर 1990s तक बहुत सारे लोग नवी मुंबई को एज एन फील्ड एक्सपेरिमेंट समझा करते थे। गवर्नमेंट ने बहुत सारी जमीन खरीद ली, अटका दी, वहां पर नेचुरल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, इन चीजों को जो है एज नेगेटिव पॉइंट्स देखा जा रहा था। लेकिन 1990 के बाद में कुछ चीजें हुई जिसने नवी मुंबई का फेट चेंज करना शुरू किया। तुर्वे नोड के अंदर एक नया मार्केट खोला गया और वाशी नोड के अंदर एक बहुत बड़ा होलसेल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट खोला गया, और इसे कम्यूटर रेलवे लाइन से कनेक्ट किया गया मानखुर्द के जरिए। जो लोग मुंबई के आसपास में रहते हैं वो लोग ये बात आज नहीं जानते होंगे, लेकिन जो मानखुर्द से लेकर वाशी तक की रेलवे लाइन है ये 1992 में खुली है। उसके पहले नवी मुंबई को रेलवे कनेक्टिविटी नहीं थी, और ये रेलवे कनेक्टिविटी आने के बाद में, ऐसे बड़े मार्केट्स ओपन होने के बाद में धीरे धीरे लोग यहाँ पर शिफ्ट होना शुरू हुए। लेकिन यहाँ पर रैपिड ग्रोथ इसके लिए नजर नहीं आ रहा था क्योंकि उस समय पर सिडको खुद बिल्डर डेवलपर मॉडल पे काम करती थी, यानी जमीन खुद सिडको ने एक्वायर की। अब वो उसके ऊपर खुद बिल्डिंग्स बनाते थे, खुद बेचते थे, खुद उनको ऑपरेट करते थे, सिटी का मेंटेनेंस भी खुद करते थे, जिसके वजह से जो एफिशिएंसी आती है प्राइवेट डेवलपर्स के साथ वो यहाँ पर आ नहीं पा रही थी। लेकिन मिड 1990s में ये चीजें भी चेंज होना शुरू हुई और तेजी से यहाँ पर क्लस्टर डेवलपमेंट होना शुरू हुआ अलग अलग सेक्टर्स के अंदर। जो नोड्स होते हैं उनके और डिविजन यहाँ पे किए गए जिनको सेक्टर्स जाना जाता है, और सडनली नवी मुंबई की इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने लगी। जब इस चीज के अंदर एक्सेलरेशन दिखने मिला तो गवर्नमेंट ने ये बात डिसाइड कर ली कि जो मेजर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो नवी मुंबई को एक्सेलरेट करने में मेजरली मदद करेंगे। और इसके बाद में फिर चाहे खारगर हो या सीबीडी बेलापुर हो या वाशी, इन जगहों पर गवर्नमेंट ने मेजर ऑफिसेस सेटअप करना शुरू किए। सीबीडी बेलापुर एरिया जो है वहां पर रिजर्व बैंक की ब्रांच खुली, वहां पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसेस के हेडक्वार्टर्स खोले गए, और बाद में गवर्नमेंट ने सिडको अकेले डेवलपमेंट करने के बजाय प्राइवेट कंपनीज को पूछा कि वो आए डेवलपमेंट करे। रिलायंस, कई सारे शहर के बड़े डेवलपर्स, कई सारे आईटी कंपनीज, इन्होंने इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया नवी मुंबई के अंदर, और 2000 से लेकर 2010 तक नवी मुंबई का सबसे ज्यादा प्राइम टाइम था। यहाँ पर ऐसे स्टेडियम्स बने जहां पर आईपीएल जैसे इवेंट्स होस्ट हुए, दुनिया की बिगेस्ट कंपनीज खुली, पूरे मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के अंदर के बिगेस्ट पार्क्स एंड गोल्फ कोर्सेस खुले, और शहर और पूरे देश के अंदर की थर्ड क्लीनेस्ट सिटी का टैग भी इसे मिला। और इसलिए अब समझ लेते हैं कि जो एरियाज डिवाइड किए गए थे एज नोड्स इन नवी मुंबई वो किस तरीके से डेवलप हुए, आज कहां पर स्टैंड करते हैं। अब हम सारे नोड्स कवर नहीं करेंगे लेकिन मेजर नोड्स के बारे में कवर कर लेते हैं। पहला है ऐरोली। ऐरोली डेवलप हुआ एज एन मेजर IT/सर्विसेज/BPO हब। यहाँ पर माइंडस्पेस नाम का एक बहुत बड़ा IT पार्क बना रहेजा डेवलपर्स के द्वारा, जहाँ पर आज कई कंपनीज अपना काम करवाती है और हजारों लोग यहाँ पर काम करते हैं। यहाँ पर अच्छे लेवल पे रेसिडेंशियल डेवलपमेंट भी हुआ, कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स भी बने जो कि इस नोड को काफी ज्यादा डेवलपमेंट की तरफ ले गया। अगला जो इंपॉर्टेंट नोड था वो था घनसोली। घनसोली के अंदर एक बहुत बड़ा बिजनेस पार्क तो है ही, जिसका नाम आज मिलेनियम बिजनेस पार्क है, और लाखों लोग यहाँ पर काम करते हैं। लेकिन रिलायंस ने अपना हेडक्वार्टर यहाँ पे बनाया जिसका नाम था धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी, जहाँ पर जियो का हेडक्वार्टर्स है, रिलायंस के डेटा सेंटर्स है, और वन ऑफ द बिगेस्ट कैंपसेस ये है पूरे दुनिया के अंदर किसी भी प्राइवेट कंपनी के लिए, सिर्फ इंडियन कंपनी के लिए नहीं, पूरे दुनिया के हिसाब से। वाशी जो है अपने मार्केट के वजह से बढ़ना शुरू हुआ था, लेकिन मार्केट के सक्सेस के साथ साथ यहाँ पर दूसरी इंडस्ट्रीज जो अलाइड होती है इन मार्केट से वो डेवलप होना शुरू हुई। बाद में यहाँ पर भी कमर्शियल स्पेसेस बने, रिटेल स्पेसेस
प्लेसेस बने और ये मेजरली वैसे एरोली घनसोली से अलग एक रेसिडेंशियल एरिया ही रहा, लेकिन यहाँ पर बिजनेस वैसे भी अच्छा खासा होता है। इसके बाद में जो डेवलपमेंट हुआ वो था सी वुड्स और पाम बीच रोड के ऊपर। वैसे दोस्तों इसे एज मरीन ड्राइव ऑफ नवी मुंबई भी कहा जाता है। ये काफी ज्यादा पॉश एरिया है, सी फेसिंग ये है और आज ये वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर एरियाज है पूरे के पूरे नवी मुंबई के अंदर। यहाँ पर घरों की कीमतें आज मुंबई के भी कई एरिया से काफी ज्यादा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ पे बहुत अच्छी है। यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स डेवलप किया गया था जिसका नाम था NRI कॉम्प्लेक्स, जहाँ पर गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा ऐसे लोगों को अट्रैक्ट किया जो बाहर देश से इंडिया में आते थे, लेकिन मुंबई के बदले उनको नवी मुंबई में सेटल कराया, जो कि अपॉर्चुनिटीज और इन्वेस्टर्स की पूल को नवी मुंबई में बढ़ाने में सक्सेसफुल वो रहे। अगला नोट था खारघर। खारघर को डेवलप किया गया एज एन प्लेस जो कि मिडिल क्लास पॉपुलेशन को एक बेहतर लाइफस्टाइल प्रोवाइड कराया जा सके। आज भी खारघर जो है कंपैरेटिवली मुंबई से बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है, सस्ता नहीं कह सकते लेकिन अफोर्डेबल है। लेकिन नंबर ऑफ पार्क्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स, रोड नेटवर्क्स, फ्लाईओवर्स, जो रिटेल एनवायरनमेंट है, ये सारी चीजों के हिसाब से खारघर लाइफस्टाइल के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट एरियाज है पूरे नवी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के अंदर। पनवेल दोस्तों, पनवेल जब नोट डिसाइड किया गया था तब पनवेल को दूसरे नोट से अलग एज एन सेपरेट मेगा सिटी बनाने का प्लान किया गया था, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन पहले ही था। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा टर्मिनस बनाने के ऊपर काम आज भी चल रहा है। बहुत ज्यादा फ्री ट्रेन से यहाँ से पास होती है और यहाँ का जो लोकल स्टेशन है वो भी वन ऑफ द बिगेस्ट है। इसके वजह से पनवेल एक खाली जगह नहीं थी, पनवेल के अंदर ऑलरेडी काफी डेवलपमेंट था और नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से अलग पनवेल की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाई गई। वो थोड़ी इंटरकनेक्टेड है सड़कों से, लेकिन यहाँ का डेवलपमेंट कंपैरेटिवली नवी मुंबई से अलग है। अगला नोट जो आप कह सकते हो अब हम बहुत रिसेंट टाइम्स में आना शुरू हुए हैं, जहां पर है उल्वे। उल्वे वो एरिया है जहां पर नवी मुंबई और मुंबई को जोड़ने वाला ट्रांस हार्बर लिंक नवी मुंबई साइड में लैंड होता है और यहाँ पर पिछले 5 सालों में घरों की कीमतें 3 से 4 गुना बढ़ सकी है, क्योंकि ट्रांस हार्बर लिंक का काम बाद में शुरू हो गया था। यहाँ पर मेजरली आज रेसिडेंशियल चीजें ही है, लेकिन उल्वे का जो वन ऑफ द बिगेस्ट पॉइंट्स है वो है नैना या नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया, जो कि एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। यहाँ पर अभी फिलहाल खाली जगह छोड़ी गई है, ऑलरेडी जमीनें एलोकेट हो गई है, जो हमारे कुछ दूसरे वीडियोस में हमने उसके बारे में बात की थी। रिलायंस जियो अपनी यूनिवर्सिटी यहाँ पे खोल रहा है, जिसके ऊपर के पहले बिल्डिंग्स के अंदर ऑलरेडी कोर्सेज वगैरह शुरू हो चुके हैं और आगे जाकर बड़े बड़े बिजनेस, IT, सॉफ्टवेयर सर्विसेज रिलेटेड कंपनीज यहाँ पे आके एंटर करेंगे। और लास्टली जो आज सबसे करंट एंड बिगेस्ट अपडेट है नवी मुंबई के लिए, वो है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका काम वैसे कुछ सालों पहले शुरू हो गया था, लेकिन अभी पिछले कुछ महीनों से ही एक्सेलरेट हुआ है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है नवी मुंबई की कनेक्टिविटी वाले भाग में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और सबसे मेजर बूस्ट होगा इस शहर के लिए। और इसी नवी मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट एरिया के पास में जो लेटेस्ट सेक्टर्स का क्लस्टर बन रहा है वो है पुष्पक नगर। और ये जो पुष्पक नगर का एरिया है, ये ना सिर्फ एयरपोर्ट के पास होने की वजह से अच्छी कनेक्टिविटी सिर्फ एयरपोर्ट से प्रोवाइड कराएगा, लेकिन ओवरऑल पूरे के पूरे नवी मुंबई और मुंबई से ये वेल कनेक्टेड होगा। ट्रांस हार्बर लिंक बहुत पास में है, मेट्रो लाइन और रेलवे स्टेशन यहाँ से गुजरेंगे। और कनेक्टिविटी की बातों से अलग यहाँ पर गवर्नमेंट ने प्लान किया है एक नया स्टेडियम, 5 एकर्स में फैला हुआ एक नया हॉस्पिटल, एक नया सेंट्रल पार्क, जिस तरीके से आज खारघर में बना हुआ है उसी तरीके से। और इसके अलावा क्योंकि ये एयरपोर्ट के पास का एरिया है, तो यहाँ पर लग्जूरियस रिटेल आउटलेट्स, 5 स्टार होटल्स, इन जैसी चीजें भी ऑलरेडी इन प्लान है, जिसकी वजह से आज के डेट में पुष्पक नगर बेस्ट रीजन निकल कर आता है पूरे के पूरे नवी मुंबई के अंदर किसी भी प्रकार का रियल एस्टेट खरीदने के लिए। एक जमाने में पुष्पक नगर वन ऑफ द आउटर एरियाज हुआ करता था नवी मुंबई का, जहां पर यहाँ पे कोई इसे एज अ प्राइम एरिया कंसिडर नहीं कर सकता था। लेकिन आज के डेट में जो भी बड़े डेवलपर्स नवी मुंबई में काम कर रहे हैं पिछले कई सालों से, फिर चाहे वो बालाजी ग्रुप हो, भगवती हो या फिर प्राइम लैंडमार्क्स, ये सारे अपने कई सारे बड़े प्रोजेक्ट्स इस लोकेलिटी में ले आ रहे हैं और लोग भी इन्हें बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। और यहीं पर आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो प्राइम लैंडमार्क्स के कोड नेम फ्लाई हाई के अंदर, जो आपको पुष्पक नगर के अंदर सम ऑफ द बेस्ट प्लॉट्स में बेस्ट प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करेगा। प्राइम लैंडमार्क्स नवी मुंबई के वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड बिल्डर है, जो 2010 से 16 बिल्डिंग्स कंप्लीट कर चुके हैं, 600 से ज्यादा घर डिलीवर कर चुके हैं और 5 लाख से ज्यादा स्क्वायर फीट ऑफ स्पेस डेवलप कर चुके हैं, जिनके 12 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है और 500 से ज्यादा घर बनाने के वो प्रोसेस के अंदर है। अगर आप भी आगे जाकर फ्यूचर में इंडिया के वन ऑफ द प्राइमेस्ट और मोस्ट वेल कनेक्टेड एरियाज के अंदर रहना चाहते हो, जहां पर लाइफस्टाइल एक मेजर अपग्रेड होगा देश के किसी भी शहर से, तो आप भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए प्राइम लैंडमार्क्स के कोड नेम फ्लाई हाई को चेक कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलना। अपने कंसेप्शन के 30 सालों के बाद में ही नवी मुंबई देश की आज इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन
35वीं सबसे बड़ी सिटी है, जबकि कई बार ये टॉप 15 सिटीज में भी आई है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक आउटपुट। वैसे दोस्तों नवी मुंबई की जीडीपी डायरेक्टली मुंबई मेट्रोपॉलिटन के अंदर कवर की जाती है, तो वो डेटा जो है ज्यादा एक्यूरेटली निकालना डिफिकल्ट है। लेकिन आज ऐसा कहा जाता है कि जो नवी मुंबई का एरिया है वो आज मुंबई से भी ज्यादा सर्विस सेक्टर जॉब्स को होस्ट करता है और फ्यूचर में ये और ज्यादा इस तरीके से ही ग्रो होगा। तो ये रही हिस्ट्री और आज का प्रेजेंट स्टेट नवी मुंबई के बारे में। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट करना, लाइक करना और मिलेंगे अगले वीडियो में। आपको मैं फिर से एक बार याद दिलाना चाहता हूँ कि प्राइम लैंडमार्क्स का फ्लाई हाई कोड नेम प्रोजेक्ट वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस आपके लिए बन सकता है पुष्पक नगर में इन्वेस्ट करने के लिए। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेकआउट करना ना भूले इस प्रोजेक्ट के बारे में और जानने के लिए।